आज मैं आप सभी को बताऊंगा क्या कि क्लास 10th में जो मैंने पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण, उसमें मैंने प्रकाशिक अपक्रिया तक कर लिया और लास्ट में एक स्टेप बचा था जिसका नाम था अप्रकाशिक अपक्रिया, जिसको डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस डार्क रिएक्शन में आज आप लोगों को पढ़ना क्या है? डार्क रिएक्शन, इसी को बोलते थे अप्रकाशिक। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर ये कितने विधियों द्वारा कितने स्टेप में संपन्न होती है ये जानेंगे। तो पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मूव करेंगे जंतुओं में पोषण। और जंतुओं में पोषण सबसे पहले मैं अमीबा में पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं पढ़ूंगा मनुष्य। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो इम्पोर्टेंट है। अमीबा में पोषण भी आता है 10th में, ज्यादा नंबर का नहीं आता लेकिन इम्पोर्टेंट होता है। कुछ 5 प्रोसेस होते हैं वो भी पढ़ाऊंगा, पहले इस पे ध्यान देते हैं। तो डार्क रिएक्शन को बाबू डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिसनोमर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, भ्रम पैदा करता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ये अपक्रिया रात में ही या अंधेरे में ही। ये अपक्रिया रात में भी हो सकती है और दिन में भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य मेरी सुन, जैसे लाइट रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता हुई, लाइट को ऑब्जर्व कर लिया प्रकाश संश्लेषण के थ्रू और प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया था। डार्क उसमें H2O स्प्लिट हो गया था, ऑक्सीजन गैस निकल गई। हुआ क्या था, प्रकाशिक अपक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता थी, लेकिन जैसे एटीपी और एडीपी का निर्माण हो जाएगा, एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण हो जाएगा, मतलब ऊर्जा बन जाएगी। उस समय जैसे ऊर्जा बनी, उस समय एक विशेष प्रकार का पदार्थ रहेगा डार्क रिएक्शन में, जिसको बोलेंगे RuBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। 5 कार्बन वाला यह कंपाउंड सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति अथवा उपस्थिति दोनों में एटीपी को लेकर के, मतलब ऊर्जा को लेकर के क्या बना देगा, 3 अणुओं वाला एक पदार्थ बना देगा जिसको पीजीए कहते हैं। क्या कहते हैं? पीजीए। ठीक, इतनी बातें कर लो, ध्यान पूर्वक सुन। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको डार्क रिएक्शन, क्योंकि जैसे एटीपी बन गई, प्रकाशिक अपक्रिया हो गई तो एटीपी बन ही जाएगी। एटीपी जैसे बनी वैसे थोड़ी देर के लिए, जैसे एटीपी बनी तुरंत डार्क रिएक्शन शुरू हो जाए। बनी, डार्क रिएक्शन शुरू। अब चाहे दिन हो चाहे वह रात हो। दरअसल रात में इसलिए होता है क्योंकि रात में पूरा एटीपी बनते रहते हैं, बनते रहते हैं और रात में यह प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें लाइट की भी आवश्यकता हो या लाइट की आवश्यकता ना हो, मतलब लाइट में भी हो सकती है और बिना लाइट के भी हो सकती है। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया क्या, डार्क रिएक्शन। ये जरूरी नहीं है कि अप्रकाशिक अपक्रिया है तो प्रकाश में नहीं होगी, प्रकाश है तब भी होगी, क्योंकि प्रकाशिक अपक्रिया में एटीपी का निर्माण हो गया था और अप्रकाशिक अपक्रिया में इसी एटीपी का क्या होगा, यूज होगा। इतनी बातें करता हूँ। इसीलिए यह मिसनोमर, भ्रामक। भ्रामक का मतलब डार्क रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता, लाइट है तब भी होगी ये प्रक्रिया, और लाइट नहीं है, डार्क है तब भी है। ठीक, ये बातें करता हूँ। दूसरी चीजें, दूसरी, इस अपक्रिया को ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से, क्या, ब्लैक मैन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इस अपक्रिया की खोज की थी, इसी कारण इसको ब्लैक मैन रिएक्शन किया। इस अपक्रिया में होता क्या है, शब्द सुन। इस अपक्रिया में होता क्या क्या है, एटीपी और एनएडीपी जो बना है, एटीपी और NADPH, इन सब का जो निर्माण हुआ है, इसका होता है यूज। क्या होता है? यूज। और बनता क्या है, तीन तीन अणुओं वाला PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, और साथ में फॉर्मेशन हो जाता है इसी PGA से, किसका, ग्लूकोज। सब सुनते रहना होगा, ग्लूकोज। अब ये टूटेगा, फिर से ऊर्जा बनेगी, यूटिलाइज होता जाएगा पूरा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती जाएगी। अब डार्क रिएक्शन को अप्रकाशिक अपक्रिया बोला, मिसनोमर है, मतलब लाइट और डार्क दोनों में यह प्रक्रिया हो सकती है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, दोनों में यह प्रक्रिया होगी। ब्लैकमैन रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि एटीपी और NADPH जो प्रकाशिक अपक्रिया में बना था उसका यूज होता है, और 3 कार्बन परमाणु वाला एक यौगिक बनता है जिसका नाम है 3PGA, जिससे ग्लूकोज का भी निर्माण हो सकता है। इतनी बातें करता हूँ। अब सब सुन, यह अपक्रिया 2 विधियों से, कितने विधियों में, जैसे मैंने बोला था उसमें 4 चरण थे प्रकाशिक अपक्रिया में। पहला चरण क्या था, दूसरा चरण क्या था, पहला चरण था कि क्लोरोफिल जो उपस्थित है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। दूसरे में क्या हुआ, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसके द्वारा H2O का एक्सप्लिटेशन हुआ। तीसरे में ऑक्सीजन गैस निकली।
और चौथे में जो ऊर्जा बनी है वो ले जा करके अगले प्रक्रिया में यूज होगी, अप्रकाशिक प्रक्रिया में। यही तो बताया। ये दो प्रक्रिया के थ्रू कंप्लीट होगा। पहली प्रक्रिया क्या है हुआ, पहली प्रक्रिया है जो डार्क रिएक्शन की, उसमें C3 साइकिल चलेगा। क्या चलेगा? C3। और दूसरी प्रक्रिया है C4 साइकिल। C4 एक आपके में शायद नहीं है लेकिन होता है, इसको कैम पाथवे। क्या? कैम। मतलब डार्क रिएक्शन 3 विधियों के थ्रू कंप्लीट होगा। मुख्यतया जो C3 साइकिल है, सब सुन, जो C3 साइकिल है इसको केल्विन साइकिल भी। क्या? केल्विन साइकिल या केल्विन पाथवे। केल्विन पाथवे। क्यों? क्योंकि केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने। इतनी बातें कंफर्म। ये जितने भी प्लांट हैं, सब सुनना वाला, जितने भी प्लांट हैं सब में C3 साइकिल अवश्य चले। C3 साइकिल अवश्य चले। यानी कि जो डार्क रिएक्शन है वह 3 विधियों के थ्रू, 3 साइकिल के थ्रू, 3 पाथवे के थ्रू कंप्लीट होगा। पहला C3, दूसरा C4 और तीसरा कैम पाथवे। आपके चैप्टर में कैम पाथवे का उल्लेख नहीं किया गया है। और C4 साइकिल थोड़ा सा बताऊंगा, जिसको H-N स्लैग पाथवे भी कहते हैं, ये थोड़ा सा बताऊंगा। और C3 साइकिल जो है ये सभी प्लांट में लगभग। अब C3 साइकिल जो है ये सभी में होगी, मतलब अगर C4 होगा तभी C3 होगी, कैम होगा तभी C3 होगी। तो इसके लिए मुझे C3 पढ़ना होगा, यानी कि केल्विन साइकिल या केल्विन पाथवे के बारे में पढ़ना होगा। तो ये इतना प्रोसेस आपको समझ में आया जितना मैंने अभी तक बताया। क्या डार्क रिएक्शन को अप्रकाशिक अप्रिया कहते हैं या एक मिसनोमर है? मतलब यह लाइट रिएक्शन और डार्क, लाइट में भी और डार्क में, दोनों में भी हो सकती है। डार्क में क्यों होगी? क्योंकि जैसे एटीपी प्रकाशिक अप्रिया के थ्रू बनेगा, एटीपी का यूज होता जाएगा और ग्लूकोज का निर्माण होता जाएगा और 3 कार्बन वाला परमाणु बनेगा जिसका नाम है 3PGA। 3PGA का मतलब क्या हुआ? फास्फोग्लिसरिक एसिड। और इसी से ग्लूकोज का निर्माण होता जाता है। अब हुआ क्या है, ये डार्क रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। C3 साइकिल चलेगी, C4 साइकिल और कैम। जरूरी नहीं है कि सब में यह प्रोसेस हो, लेकिन सब में एक प्रोसेस जरूर होगा अप्रकाशिक अप्रिया का। वह प्रोसेस कौन सा है? C3 साइकिल। अर्थात हमको C3 साइकिल पढ़ना होगा और C3 साइकिल पढ़ने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और C3 साइकिल के 3 स्टेप आपको पढ़ने पड़ेंगे। वे तीनों स्टेप कौन कौन से है? पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। मतलब कार्बोक्सिलेशन में CO2 का अणु आएगा और एक 5 कार्बन वाले परमाणुओं यौगिकों के साथ जुड़ेगा जिसका नाम है रुबिस्को। RUBP से जुड़ेगा, रुबिस्को एंजाइम की सहायता से। फिर रिडक्शन में क्या होगा? PGA रिडक्टेज एंजाइम जोड़ेगा, फास्फोग्लिसराल्डिहाइड का निर्माण होगा। फिर फास्फोग्लिसराल्डिहाइड क्या करेगा होगा, आगे चल करके फिर से रीजनरेट होकर के फिर रुबिस्को बनाएगा, फिर आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा और ATP का यूज होता जाएगा, NADP का यूज होता जाएगा, ADP और NADPH फॉर्म में बनता जाएगा। अभी मैं बताता हूँ, ये इतना प्रोसेस समझ में आया है, नोट कर लीजिएगा। आगे मैं इसका प्रकार और इसका पूरा डिफरेंशिएट करना चलो। देखिए अभी तक डार्क रिएक्शन में मैंने बताया क्या क्या कि डार्क रिएक्शन में होता है कि अप्रकाशिक अप्रिया में क्या क्या होता है। सबसे पहला ये बताया कि ये मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब लाइट में भी यह प्रक्रिया होगी और डार्क में भी यह प्रक्रिया होगी। मिसनोमर का मतलब भ्रामक। अब नाम रखना था प्रकाशिक अप्रिया, अप्रकाशिक अप्रिया। नाम के तौर पे, नाम के रखने के तौर पे अप्रकाशिक हो दिया गया। हुआ क्या कि लाइट भी हो तब भी अप्रकाशिक अप्रिया होगी, लाइट ना भी हो तब भी हो। क्यों? क्योंकि जब एटीपी बन जाएगा प्रकाशिक अप्रिया के थ्रू तब एटीपी का यूटिलाइज होगा और CO2 का फिक्सेशन होगा। आ देख, मैंने आपको बताया था कि अप्रकाशिक अप्रिया 3 चरणों में, 3 स्टेप में कंप्लीट। पहला क्रम था केल्विन साइकिल। क्या? केल्विन। बबुआ सुन। दूसरा है केल्विन साइकिल के अलावा दूसरा मैंने बोला था C4 साइकिल। सी और तीसरा मैंने बोला था जो कि आप में नहीं है, जिसको कैम पाथवे। क्या बोलते हैं? कैम पाथवे। शब्द के साथ चलना। केल्विन साइकिल की चर्चा करते हैं। डार्क रिएक्शन में मैंने आपको बताया क्या क्या है, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट।
डार्क रिएक्शन में मैंने आपको बताया, डार्क रिएक्शन में मैंने ये बताया पहला कि ये बाबू क्या है, मिसनोमर। मिसनोमर इसमें CO2 जो है, CO2 है, उसका क्या होगा, फिक्सेशन, मतलब CO2 का रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, ठीक। तीसरी चीजें क्या है, इसमें ATP जो बना है प्रकाशिक अभिक्रिया हेतु, और साथ में NADPH जो बना है, उसका क्या होगा बाबू, यूटिलाइज, यूज होगा, यूटिलाइज, ठीक। और चौथा, मैंने बोला था जब C3 साइकिल चलेगी, केल्विन साइकिल चलेगी, तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का नाम है 3PGP, फास्फोग्लिसरेट। इतनी बात देखा, ये था डार्क रेक्स के बारे में। अब मैं केल्विन साइकिल आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। तो केल्विन साइकिल को मैंने बोला था, केल्विन साइकिल को मैंने वो क्या बोला था, केल्विन साइकिल, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, दिखाई दे रहा है, इसको किन किन नामों से जाना जाता है। पहला, इसको C3 साइकिल के नाम से, C3 साइकिल, सब सुनते चलो। एक चीज और, इसको ब्लैक मैन रिएक्शन बोलते थे क्या, ब्लैक मैन रिएक्शन क्यों बोलते थे, क्योंकि ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, ठीक। C3 साइकिल बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक था मेल्विन केल्विन, उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक। दूसरा प्रोसेस, इसमें होता क्या है, इसमें जो C3 साइकिल होगी, C3 प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में C3 चक्र में होता क्या है कि जो फर्स्ट FIR, जो फर्स्ट CO2 का एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर, वो होगा, हुआ क्या, RUPP, क्या, RUPP, इसको बोलते हैं राइबोस, राइबोस 1,1,5 बिस्फॉस्फेट, क्या बोलते हैं, राइबोस 1,5 बिस्फॉस्फेट। इतनी बातें कर पाओ। C3 साइकिल में होगा क्या, C3 साइकिल को C3 साइकिल अथवा केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इस प्रक्रिया में होगा क्या, इस चरण में, इस चक्र में होगा क्या, जो पहला कार्बन का एक्सेप्टर होगा, CO2 फिक्स हो रहा है, CO2 जो प्रकाशिक अभिक्रिया के थ्रू बना है, वह आएगा, उसको एक्सेप्ट करने वाला एक विशेष प्रकार का यौगिक होगा, जो 5 कार्बन युक्त होगा, कितना, 5 कार्बन कंटेन, 5 कार्बन, 5 कार्बन, जिसका नाम है राइबोज 1,5 बिस्फॉस्फेट, जिसको RUPP के नाम है। ये एक कीटोन समूह, क्या है, कीटोन समूह, बात कर दो। अब हुआ क्या, तीसरा देखिए, इस प्रोसेस में C3 चक्र में 3 स्टेप लगे हुए, कितने स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि CO2 जो है, CO2 कैसे ग्लूकोज का निर्माण करेगा, कैसे ग्लूकोज का निर्माण करेगा, ATP और NADPH का प्रयोग कर। तो पहला प्रोसेस होगा क्या, पहला प्रोसेस होगा कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, जिसको हम बोलेंगे CO2 का फिक्सेशन, क्या बोलेंगे, दूसरा प्रोसेस होगा रिडक्शन, क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और तीसरा प्रोसेस होगा रीजनरेशन, ध्यान पूर्वक सुना। मैंने बोला कि जो डार्क रिएक्शन होता है उसको मिसनोमर बोलते हैं, मतलब ये लाइट और डार्क दोनों में हो सकता है। CO2 फिक्सेशन होता है, CO2 फिक्स होकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, ATP का यूज होता है, NADPH का यूज होता है, स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है पहला C3 साइकिल में, वो 3PGA है, और इसको ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, किसको, डार्क रिएक्शन। अब बात आती है कि जो डार्क रिएक्शन है वो 3 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण क्या है, केल्विन साइकिल, और दूसरा C4 साइकिल, और तीसरा कैल पाथवे। केल्विन साइकिल जितने भी प्लांट हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, सब में होगी, यानी कि ये कॉमन पाथवे। इतनी बातें याद है, क्या, कॉमन पाथवे, क्या है, कॉमन पाथ, कोई भी प्लांट हो C3 हमेशा हो।
और जिन प्लांट में C3 साइकिल होगी उन प्लांट को क्या बोलेंगे बबुआ? C3 प्लांट्स बोलेंगे। इतनी बातें करता हूँ। अब C3 प्लांट या C3 साइकिल या केल्विन साइकिल को केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल्विन और केल्विन नामक वैज्ञानिक को, मेल्विन केल्विन एक वैज्ञानिक था, उसने खोजी, इसीलिए इसको C3 साइकिल या केल्विन साइकिल बोलते हैं। आपके दिमाग में घूम रहा है C3 साइकिल क्यों? क्योंकि मैंने बोला इसमें स्टेबल प्रोडक्ट बबुआ बनता है क्या? 3PGA। 3PGA is nothing, it is the 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंटेन कंपाउंड। 3 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है जो पहला प्रोडक्ट बनता है इस चक्र में, इसीलिए इसको C3 बोलते हैं। C3 का मतलब कार्बन की संख्या कितनी? 3। ये बातें कंफर्म? C3 साइकिल को C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन युक्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फास्फोग्लिसिक एसिड बोलते हैं। मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने C3 साइकिल की खोज। उन्होंने बताया था कि इसमें CO2 का जो प्रथम यौगिक होगा, जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, वो RuBP होगा। और RuBP एक विशेष प्रकार की एंजाइम की सहायता से CO2 को फिक्स करेगा। उसका नाम है रूबिस। क्या नाम है उसका? रूबिस। ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम, इसमें मैग्नीशियम की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से RuBP CO2 को एक्सेप्ट करेगा। और RuBP है क्या? 5 कार्बन यौगिक है जो कि अब C3 साइकिल में 3 स्टेप हैं। कितने? 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है बाबू? कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन। इतनी बातें करता हूँ आपको, जितनी बातें करता हूँ। अब मैं आपको चक्र बना के बताता हूँ कैसे ये प्रक्रिया पूरा संपन्न होती है। कितनी बातें नोट करने योग्य है, नोट कर लीजिएगा, मैं इसको तुरंत रखता हूँ, ठीक है? नोट कर लीजिए। हाँ, तो आपने शायद नोट कर लिया हो। हुआ क्या था, मैंने बोला था कि जो 3 स्टेप हैं C3 साइकिल में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ C3 साइकिल, जिसको केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केल्विन नामक वैज्ञानिक ने खोज की। C3 साइकिल को C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वह 3 कार्बन युक्त होता है, जिसको फास्फोग्लिसिक एसिड के नाम से। ठीक हुआ क्या? ये है RuBP। मैंने अभी बताया है अगली स्लाइड में कि RuBP 5 कार्बन युक्त क्या होते हैं? 5 कार्बन युक्त यौगिक। इसमें CO2 आकर क्या जुड़ा? CO, एक CO2 काउंट है, ये एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 आकर RuBP से जुड़ा। RuBP से जुड़ेगा हुआ, सब सुनो, RuBP से जुड़ेगा किसकी सहायता से? रूबिस्को क्या है? एक विशेष प्रकार का क्या है? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। रूबिस्को की सहायता से RuBP CO2 के साथ जुड़ेगा। इस प्रोसेस को बोल देंगे क्या? इस प्रोसेस को बोल देंगे एनलिवेट। पहला प्रोसेस है ये, इस प्रोसेस को बोल देंगे कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा है। फिर कार्बोक्सिलेशन हुआ, और सच कार्बोक्सिलेशन हुआ, और क्या हुआ? बना प्रोडक्ट TPG। क्या बना? 3PG। मैंने बोला कि C3 साइकिल में पहला प्रोडक्ट क्या बनता है बाबू? 3PG। 3PG है क्या? फास्फोग्लिसरीन। ठीक, सब सुनना। एक कार्बन डाइऑक्साइड का RuBP के साथ जुड़ा है, जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई? कार्बोक्सिलेशन कहलाई। तो प्रोडक्ट बना 3PGA। अब सब सुनना, 5 के साथ एक कार्बन जुड़ा, 6 बना, तो यहाँ पर 6 प्रोडक्ट बनते हैं। 6 कार्बन, 6 कार्बन कंटेन कंपाउंड। लेकिन ये नॉन स्टेबल होता है, जल्दी नहीं रहता, टूट जाता है। कितने? तो 3PGA में टूट जाता है, 2 अणुओं के 3PGA। ये बातें करता हूँ, इसीलिए मैंने स्टेबल प्रोडक्ट का लिखा 3PGA बनता है। फिर 3PGA में क्या हुआ बाबू? रिडक्शन। दूसरा प्रोसेस
पहला प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन, क्या हो रिडक्शन होगा, रिडक्शन हुआ तो हुआ क्या क्या, एटीपी, एटीपी का यूज, दो एटीपी के अणुओं का यूज हुआ और साथ में दो NADPH का, और बना क्या, दो ATP प्लस दो IP प्लस दो NADP NADP। तो वो ध्यान पूर्वक सुनो, जब RUBP के साथ CO2 जुड़ा तो इस प्रक्रिया को कार्बोक्सिलेशन बोला गया। तब 6 कार्बन युक्त एक कंपाउंड बना जो कि नॉन स्टेबल था, वो O करके दो 3PGA का निर्माण किया, दो फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण, दो फास्फोग्लिसरिक एसिड में रिडक्शन, क्या हुआ रिडक्शन, रिडक्शन हुआ तो क्या हुआ, ATP के दो अणु और दो NADPH के अणु यूज हुए और बना दो ADP का अणु और दो इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज हुआ, साथ में दो NADP प्लस रिलीज हुआ। रिडक्शन के प्रोसेस में हुआ क्या, बना एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट जिसको PGAL क्या कहते हैं, PGAL कहते हैं। NCERT में इसको ट्राइयोज फास्फेट के नाम से, क्या ट्राइयोज फास्फेट, सब सुनना ध्यान बोलो, ट्राइयोज फास्फेट। ये 3PGA नथिंग, ये है G3, क्या G3, जिसको बोलते हैं फास्फो 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 ग्लिसरल्डिहाइड, ये बातें कंफर्म। 3PGA को बोलते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये 3PGL जो है वो कार्बन की संख्या को ऐड करता हुआ जब कार्बन 6 हो जाएंगे तो इसी ट्राइयोज फास्फेट या PGAL या 3GP से बन जाएगा ग्लूकोज, क्या बन जाएगा ग्लूकोज। कार्बन की संख्या बढ़ती रही तो स्टार्च भी बन सकता है, स्टार्च भी बन सकता है, ध्यान फोकस, और सुक्रोज भी बन सकता है, सुक्रोज भी बन सकता है। ये 3PGAL यानी ट्राइयोज फास्फेट क्या होगा, हाई रीजनरेशन होगा तभी तो क्या बन जाएगा, जाके RUBP का निर्माण करेगा। जब रीजनरेशन का प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस में यूज क्या, देख इस प्रोसेस में एक ATP और यूज होगा, एक ATP का यूज होगा तो एक ADP बनेगा और साथ में एक इनऑर्गेनिक, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को फिक्स करने के लिए C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को फिक्स करने के लिए कितने एनर्जी यूज, कितनी एनर्जी यूज हुआ एक कार CO2 को फिक्स करने, कितने, एक CO2 को फिक्स करने कितने एनर्जी यूज हुई, यहाँ दो ATP दो NADP और एक ATP है, एक ATP है, यानी तीन ATP लगा, तीन ATP लगा प्लस और क्या लगा 2 NADPH, तीन ADP और 2 NADPH लगा। और अगर ग्लूकोज हमको बनाना है तो कितने कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा, ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो 6 को फिक्स करने के लिए 6 CO2 को फिक्स करने, यानी कि एक पूरा चक्र जब कंप्लीट होगा तो एक साइकिल कंप्लीट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु फिक्स होंगे तभी ग्लूकोज का निर्माण होगा। वो तो 6 को यूज करने के लिए, एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को फिक्सेशन करना होगा, तो उसके लिए यूज होगा यानी कि एक ग्लूकोज बनानी, ग्लूकोज का अणु बनाना, कितने ATP लगेंगे और कितने NADPH लगेंगे, एक के लिए 3 लग रहा है तो वह 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने लगेंगे, 6 18 ATP लगा, और NADPH कितना लगा, 6 दुनिया 12 NADPH। इतनी बातें करता हूँ, ये नीट में पूछा जाने वाला सवाल कि एक ग्लूकोज का अणु बनने के लिए C3 साइकिल में कितने NADPH और कितने ATP अणुओं का यूज होता है, ये आपको समझ में आया, इसको बोलते हैं C3 साइकिल। एक बार फिर से, C3 साइकिल क्या था, C3 साइकिल कुछ नहीं, मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने
ये साइकिल जो है सभी प्लांट में पाया जाता है, सबका कॉमन पाथवे। इस C3 साइकिल में होता क्या है कि 3 कार्बन वाला एक विशेष प्रकार का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है 3PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। कैसे बना? C3 साइकिल को मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल के नाम से जाना। यह जो पाथवे होता है यह सभी प्लांट में पाया जाता है, इसीलिए इसको कॉमन पाथवे के नाम से। इस पाथवे में हुआ क्या, 5 कार्बन युक्त एक कंपाउंड था, एक यौगिक हुआ जो CO2 को अपने अंदर फिक्स करता है, जोड़ता है। जब जुड़ेगा तो 6 कार्बन बनेगा, 6 कार्बन युक्त एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो दो छोटे छोटे स्टेबल प्रोडक्ट में टूट जाते हैं कार्बन वाले, इसको 3PCA भी बोलते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब जब विस्को एंजाइम की सहायता से आरटीपी से CO2 जुड़ेगा तब उस प्रक्रिया को कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्यों? इस जोड़ा है। जब कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद जो प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट 3PCA बना, फास्फोग्लिसरिक एसिड बना, वह रिडक्शन प्रोसेस यूज करता है और इस प्रोसेस में 2 ADP और 2 NADPH के अणु यूज होते हैं और 2 ADP का अणु तथा 2 NADPH और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। रिडक्शन के प्रोसेस में होता क्या है, PGA से PGAL का निर्माण यानी कि ट्राइयूज फास्फेट का निर्माण होता है, जिसको G3P अथवा फास्फोग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। क्या आगे चल करके अपने आप को जोड़ते जोड़ते, कार्बन को जोड़ते जोड़ते ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लूकोज का निर्माण कर सकता है। उसके बाद यही PGA रीजनरेट होकर के RUBP का निर्माण करता है। जब रीजनरेट का प्रोसेस चलता है, दोबारा RUBP बनता है जिससे G3P से, तब एक ATP का अणु और यूज होता है, एक ATP का अणु और यूज होता है और ADP का अणु यूज होकर के एक ADP और IP रिलीज करता है। यानी एटमॉस्फेरिक एक कार्बन परमाणु को एक कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु को अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए, फिक्स करने के लिए टोटल एनर्जी कितनी लगेगी बाबू? 3 ATP लगेगी और 2 NADPH। अब हमको बनाना क्या है ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज C6H12O6 होगा, C6H12O6 होगा, यानी 6 कार्बन को फिक्स करना होगा। 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यानी एक ग्लूकोज को निर्माण करने के लिए क्या चक्र कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा। 6 बार चलेगा तो यूज कितना होगा? 12 ATP और 12 NADPH। एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP, 2 NADPH, 6 को फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH। ये बातें समझिए। C3 साइकिल को मेल्विन केल्विन नामक ने खोज किया था। यह कॉमन पाथवे होता है, सभी प्लांट में होता है और इसमें 5 कार्बन युक्त RUBP अपने अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को क्या करता है? फिक्स करता है। इस प्रक्रिया को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। फिर कार्बोक्सिलेशन के थ्रू 3PGA का निर्माण होता है जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है। फिर 3PGA का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। साथ अपचयन होगा तो 2 ATP और 2 NADPH अणु हो जाएंगे और बनेगा क्या? PGPL बनेगा, जिसको G3P अथवा ट्राइयूज फास्फेट के नाम से। या ट्राइयूज फास्फेट ग्लूकोज, स्टार्च और फ्रक्टोज या सुक्रोज किसी का भी निर्माण कर सकता है, कार्बन की संख्या को ऐड करते हैं। साथ में क्या ट्राइयूज फास्फेट रीजनरेट होकर के RUBP का निर्माण करता है। RUBP का जब निर्माण करता है तब एक ATP का अणु और यूज होता है, अर्थात पूरे C3 साइकिल में टोटल एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ADP, ATP और 2 NADPH का यूज होता है। और अगर एक ग्लूकोज का निर्माण करना हो तो ये चक्र 6 बार चलेगा, अतः 18 ATP और 12 NADPH का प्रयोग होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको शायद समझ में आ गया। अब एक प्रोसेस और है जिसको मैंने C4 साइकिल बोला, इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। C4 साइकिल प्रायः ट्रॉपिकल प्लांट में, ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब जैसे आपने गन्ना देखा, सुपर सुपर केन की जो लीफ होती है उनके अंदर एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, ट्रांस एनाटॉमी कहते हैं। क्या? ट्रांस एनाटॉमी। ये अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती है, यानी अत्यधिक गर्मी होगी तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकता है। कौन? क्योंकि उसके अंदर एक अलग प्रकार की एनाटॉमी, इसीलिए इसीलिए उस
C4 साइकिल को हेच एंड स्लैक साइकिल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हेच और स्लैक नामक वैज्ञानिक ने बस पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण क्या क्या आपको प्रकाशित क्रिया पढ़ा दिया, अप्रकाशित क्रिया पढ़ा दिया। अप्रकाशित क्रिया 2 चरण मैंने बोला क्या क्या। सबसे पहला पार्ट में बोला C3 साइकिल। C4 साइकिल में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। C4 साइकिल में क्रांच एनाटॉमी होती है। क्रांच एनाटॉमी गन्ने में पाई जाती है। गन्ना अत्यधिक टेम्परेचर होने पर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। उसके पत्तियों के अंदर एक विशेष प्रकार का एनाटॉमी पाया जाता है, रचना पाई जाती है, इसको क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। C4 साइकिल को हेच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हेच और स्लैक नामक वैज्ञानिक ने C4 साइकिल की खोज की थी। सभी पौधे में कौन सा साइकिल चलेगा? C3 साइकिल चलेगा। क्या C4 में भी C3 चलेगा? हाँ, क्योंकि प्लांट के अंदर C3 चलेगा। क्यों? क्योंकि यह नॉर्मल बात है, सभी चलेगा। इतनी बातें कंफर्म हुई। पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रकाश संश्लेषण का उपयोग। तो मेरी बातें अगर सुन रहे हो ध्यानपूर्वक सुन लो, देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल याद कर लेना। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो हम CO2 को अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन फेंक देते हैं, यानी कि दूषित वायु को अंदर और आवश्यक वायु को बाहर ले हम लोग करते हैं। यानी प्लांट CO2 को फिक्स करता है और O2 को बाहर हम लोग यूटिलाइज करते हैं। दूसरा, जब सन की लाइट पड़ती है तो इतनी ज्यादा सन की लाइट पड़ती है कि हम मनुष्य या जीव को ज्यादा झेल नहीं सकते, इसीलिए वह सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। तीसरा, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कई पदार्थों का भी निर्माण होता है। देखो मैंने बताया क्या, ग्लूकोज का निर्माण हुआ, स्टार्च का निर्माण हुआ, ग्लूकोज का निर्माण हुआ, साथ ही साथ जब प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलेगी तो स्टोर होगा कुछ पदार्थ, वह स्टोर प्रोडक्ट को हम लोग यूज करेंगे। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में तीन चीजों से लोगों को ये बात करता हूँ। पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हो गया है, याद हो गया है, बता दिया हूँ यहाँ पर। अब मैं कल अगले दिन जब नया वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा मनुष्यों में और जंतुओं में पाचन या पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं पोषण के 5 स्टेज पढ़ाऊंगा, फिर अमीबा में पोषण और मानव में पोषण के लिए चलेंगे। इतनी बातें करता हूँ, सब पोषण सबको समझ में आ गया। प्रकाश संश्लेषण समझ में आया। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक क्रिया समझ में आई। प्रकाशिक क्रिया क्या होती है बाबू? 4 चरण होते हैं। अप्रकाशिक क्रिया में 3 चरण होते हैं, जिसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे चलता है। C3 साइकिल आपको पढ़ना है क्योंकि पेपर में आता है। C3 साइकिल में होता क्या है, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है क्या, 3BGA, और 5 कार्बन का जो RuBP होता है वो एक्सेप्ट करता है क्या, CO2। 3 चरण होंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ATP अणुओं का यूज होगा। 3 ATP लगते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, और ग्लूकोज के निर्माण में 6 कार्बन की आवश्यकता होगी, अर्थात 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करना पड़ेगा, मतलब 6 बार चक्र चलाना पड़ेगा। 6 बार जब C3 साइकिल कंप्लीट होगी तब एक ग्लूकोज के अणुओं का निर्माण होगा। एक ग्लूकोज के अणुओं के निर्माण के लिए टोटल एनर्जी कितनी यूज होगी, 18 ATP और 12 NADPH का यूज होगा। ये बातें कंफर्म हुई, ये नीट में पूछा गया था। इतनी बातें कंफर्म। अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन मिलेंगे आपको पाचन तंत्र के साथ और जंतुओं में पाचन तंत्र की प्रक्रिया को आपको समझाएंगे। ठीक है, राम।